हेलो बच्चों, कैसे हो? आज का हमारा जो काम है वो हम करेंगे समास। एक तो मुझे तुमसे कहना है कि जो मैंने तुम्हें टेस्ट दिया था उसमें कुछ बच्चों ने सिर्फ ऑप्शन वाले लिख दिए, बड़े प्रश्न नहीं लिखे, और कुछ बच्चों ने बड़े लिख दिए, ऑप्शन वाले नहीं किए, और कुछ बच्चों ने किया ही नहीं। तो ये ठीक नहीं है, तुम्हारा अपना नुकसान है। आगे से जो भी टेस्ट दिया जाए वो हर बच्चा जरूर करेगा। तो आज का हमारा काम है समास। समास हमने 11वीं क्लास में भी पढ़े हैं, 9वीं से भी पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं में भी थे, 11वीं में भी, अब 12वीं में भी है। वैसे तो सब बच्चों को आते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से दोहराई कर लेते हैं। समास क्या है? समास किसे कहते हैं? समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पदों के मेल को या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक पद या शब्द मिलकर जो समस्त पद बनाते हैं उसे समास कहते हैं। समस्त पद भी समास ही है, यानी जो एक नया पद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। दो शब्दों या पदों के मेल से जो नया समस्त पद बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना है, कुछ बच्चे संधि की परिभाषा और समास की परिभाषा एक ही कर देते हैं। संधि क्या है? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और समास पद या शब्द के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को संधि समास कहते हैं, और संधि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी समास लिखे तो शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। और कई बार अलग से भी एक या दो नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समस्त पद किसे कहते हैं। तो समस्त पद भी क्या है? समास को ही कहते हैं। जो समास की परिभाषा है वो ही हमने लिख देनी है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जो नया पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, और वही समास है। ठीक है। उदाहरण के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, चंद्रमुख, चंद्र सामुख। ठीक है। तो फिर इसके बाद होंगे समास के भेद। समास के भेद वैसे तो मुख्य तौर पे 4 होते हैं। कौन सा समास? सबसे पहले आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास और अव्यय समास। हम अव्यय समास से करेंगे। ये जो समास यहाँ पे लिखा हुआ है तुम अव्यय समास से करना। पहले नंबर पे लिखोगे अव्यय भाव समास। क्यों मैं अव्यय भाव समास कहती हूँ? क्योंकि तुम्हें याद करने में आसानी रहेगा। जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा? अव्यय भाव समास, जिसका पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी अव्यय भाव समास पड़ा है। जिसका पहला पद प्रधान हो और पहला पद अव्यय हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं, और दूसरे पद के साथ मिलकर उसे भी या समस्त पद को अव्यय बना दे उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। यानी पहला पद क्या है? अव्यय है, और दूसरे पद के साथ मिलकर उसे भी अव्यय बना दे, वो अव्यय भाव समास होता है। ठीक है। तो वो कौन सा हो गया? अव्यय भाव समास हो गया। ठीक है। इसमें अव्यय भाव समास का जो क्या है, इसका क्या पहचान है कि जो पहला पद होगा वो क्या होगा? वो अव्यय होगा। ठीक है। तो उसमें कैसे पहचान करोगे तुम? जैसे हम किसी भी शब्द के आगे जैसे अलग से कोई अव्यय लगा देते, जैसे यथा, आ, यथा, जैसे यथा विधि, विधि के आगे यथा लगा दिया, जीवन के आगे आ लगा दिया, आजीवन। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, या बिल्कुल समान शब्द वैसे ही धीरे धीरे, अपना अपना, ये भी क्या है? एक अपना शब्द है, दूसरा अव्यय है। ठीक है। तो क्या है? अव्यय भाव समास की पहचान क्या है? अव्यय भाव समास का पहला पद अव्यय होता है और दूसरे पद के साथ मिलकर उसे भी अव्यय बना देता है, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। और इसमें जो अव्यय लगते हैं वो क्या होते हैं कि उनकी पहचान है, जैसे नी लग गया, आ लग गया, तथा लग गया, यथा लग गया। ठीक है। इस तरह से है। तो इसके बाद मैं अव्यय भाव समास पहले करा रही हूँ, तो मैं तुम्हारे सामने अव्यय भाव समास ही रख देती हूँ, जिससे तुम्हें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है।
तो हमारा अव्ययभाव समास ये है कर्मधारय समास, अधिकरण समास, ये तो तत्पुरुष ही आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर हम करेंगे तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास हम थोड़ा सा बड़ा है, इसको दूसरे नंबर पे कल के लिए छोड़ देते हैं, होमवर्क के लिए। ठीक है, तो अव्ययभाव समास के बाद हम करेंगे हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, ये मैं द्वंद्व समास खोल लेती हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। द्वंद्व समास, ये जैसा कि नाम से ही पता चलता है, द्वंद्व का मतलब होता है आपस में लड़ाई झगड़ा तकरार, द्वंद्व हो जाना आपस में एक दूसरे के बीच में। ठीक है, तो क्या है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और विग्रह जब हम समास का इस समास का करते हैं तो इसके बीच में अथवा और आ जाता है। और जब हम करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद दोनों पदों के बीच में जो योजक चिन्ह होते हैं विग्रह करते समय उनका लोप हो जाता है। योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, जैसे रुपया पैसा, लाभ हानि, धनी मनी, राजा रंक, अपना पराया, ऊपर नीचे, अमीर गरीब, आकाश पाताल, इस तरह से। यानी विपरीत जो शब्द होते हैं ज्यादातर द्वंद्व समास में वो होते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास की क्या पहचान होगी? दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें योजक चिन्ह जुड़ा होता है, और जब हम विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह का लोप हो जाता है और उसमें और अथवा बीच में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला, निकालते हैं बहुब्री समास। बहुब्री समास क्या होता है? देखो, वो समास जिसमें न तो पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य प्रधान हो, बाहर का पद प्रधान हो, यानी कोई तीसरा आके अपनी चलाता है इस पद में। ठीक है, और जो कोई किसी नाम से किसी उससे प्रसिद्ध हो जाता है और उसको उसी नाम से पुकारा जाता है, वो अव्ययभाव समास में आ जाता है। और इसकी परिभाषा में क्या होएगा? जिस पद में न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वो क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ यानी शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, वह विष्णु। चत चतुर्मुख, चार है मुख जिसके। दशानन, दश है आनंद जिसके, यानी रावण। यानी किसी न किसी के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कुछ क्या होता है बहुत सारे पद जो बहुब्री समास में भी हैं, जो हमारे द्विगु समास में भी हैं, और वही हमारे कर्मधारय समास में भी हैं। अब तुम सोचोगे कि भाई जैसे चतुर्मुख हो गया, तो इसमें क्या है, बहुब्री समास में लिखे हम कि कर्मधारय समास में लिखे, या हम इसे द्विगु समास में लिखे, वो हमारे विग्रह के ऊपर निर्भर करता है। अब कैसे है, जिसके या वाला आ जाता है जहां पर, वो तो आ जाएगा बहुब्री समास में। चार भुजाओं वाला या चार भुजाएं हैं जिसकी, ठीक है, तो वो हो जाता है बहुब्री समास में। तो बहुब्री समास की परिभाषा तो क्या है? जिसमें पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। और लेकिन जो ये हमारे, ये देखो, हम अपना द्विगु समास निकालते हैं तो इसमें मैं साथ के साथ पहचान बताती जाऊंगी। ये देखो, द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। अब चतुर्भुज उसमें था या चतुर्मुख था, तो उसमें भी क्या था, चार आगे लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी चार है, संख्यावाची हो गया। तो अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो क्या है, विग्रह के ऊपर, मैंने अभी बताया था ना, विग्रह के ऊपर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले तो परिभाषा है कि पहला पद, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी एक दूसरे की विशेषता बताते हैं ये। जैसे पंचनंद, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह या समाहार।
तो हम इसकी द्विगु समास की कैसे पहचान करेंगे? अगर हमने विग्रह खुद करना है तो वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे द्विगु समास के हिसाब से करते हैं या बहुब्रीहि समास के हिसाब से करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर पहले से ही आया हुआ है विग्रह और फिर हमने उसका नाम लिखना है, तो हमने विग्रह के अनुसार ही उसको बताएँगे कि ये भई बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है। मान लो ऐसे लिखा हुआ आ गया है, 5 नदियों का समाहार, तो कौन-सा समास है ये? तो हम लिखेंगे पंचनद यानी द्विगु समास। जिसमें समूह या समाहार होता है, वो कौन-सा हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है और जिसमें जिसका या वाला होता है, वो कौन-सा हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो समूह या समाहार जो बहुत सारों के बारे में बता रहा है, जिससे हमें एकदम से पता लग जाता है कि हाँ भाई संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो किस में आएगा वो? वो द्विगु समास में आ जाएगा। ठीक है? तो अब तुम्हें पता लग गया होगा, जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। अब देखो दशानन, दशानन यहाँ पे भी आया और दशानन बहुब्रीहि समास में भी आया था। तो अब देखो मान लो दशानन आ गया, एक ही बच्चे ने लिख दिया 10 समूहों का 10 आनन का समाहार या 10 आनन का समूह और लिख दिया द्विगु समास। और दूसरा बच्चा पेपर में करके आ गया है 10 आनन है जिसके या 10 आनन वाला यानी रावण। तो इसका मतलब क्या है? वो दूसरा बच्चा गलत नहीं करके आया है, वो बिल्कुल सही करके आया है और पहला बच्चा भी सही करके आया है, क्योंकि उन्होंने विग्रह उसके उसी हिसाब से किए थे। तो क्या है हमारा, क्या है विग्रह हमेशा उसका विग्रह किस हिसाब से कर रहे हैं हम उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो अगर हम समूह या समाहार कर देंगे तो किस में आ जाएगा? द्विगु समास में आ जाएगा। या जिसका या वाला कर देंगे तो फिर किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। ठीक है? जैसे सतसई, 700 पदों का समाहार, दोपहर, दो पहरों का समाहार, चवन्नी, 4 आनों का समाहार। 4 आनों का समाहार या 4 आनों का समूह, हर एक में चाहे समूह लिखो या समाहार लिखो, यानी संख्या का इकट्ठा ग्रुप में दल में पूरा बोध करा रहा है तो वो द्विगु समास में आ जाएगा। और किसी एक आदमी के जो उसके रूप में जो प्रसिद्ध हो रहा है उसके बारे में आ रहा है तो वो किसके बारे में आ जाएगा? वो बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद क्या है? हमारा है कर्मधारय समास। मुख्य तौर पे कौन से समास हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये जो हमारा द्विगु समास है और कर्मधारय समास है, ये किसके हैं? तत्पुरुष के ही एक भेद है। ठीक है? ये जरूर लिखना कि कर्मधारय समास की जब परिभाषा दो तो लिखो कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ये एक भेद है और कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान का आपस में संबंध होता है। ठीक है? तो क्या है कि कर्मधारय समास किसका भेद है? तत्पुरुष समास का भेद है। और इसका इसमें क्या है? एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। यानी या तो उनकी आपस में बराबरी की जाती है या उनकी आपस में तुलना की जाती है या उपमा दी जाती है। अब जैसे देखो महादेव, महान है जो देव। नीलांबर, नीला है जो अंबर। अब ये देखो महात्मा, महान है जो आत्मा। अब नीलांबर और महात्मा तुम्हें बहुब्रीहि समास में भी मिल सकता है और नीलांबर और महात्मा तुम्हें यहाँ पर भी मिल गया। ठीक है? तो अब कुछ बच्चे क्या है ये कहेंगे मैडम हम कैसे पहचान करें? तो इसमें भी पहचान है। जैसे नीला अंबर, नीला है अंबर जिसका, अगर होगा तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और नीला है जो अंबर, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा लिख दिया तो कर्मधारय समास। और महान है जिसकी आत्मा या महान आत्मा वाला तो बहुब्रीहि समास। जिसका या वाला बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। है जो आ गया तो कर्मधारय समास में आ जाएगा। नील कमल, नीला है जो कमल, ये क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसमें क्या है? कर्मधारय समास में या तो विशेषता बताई जाती है या उसकी तुलना की जाती है या उपमा दी जाती है। ठीक है? तो अब तुम्हारा ये हो गया, कर्मधारय समास हो गया है, तुम्हारा अव्ययभाव समास हो गया है, द्वंद्व समास हो गया है, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो आज का हमारा यही कार्य था। जो तत्पुरुष समास है वो थोड़ा सा लंबा है, उसके कई भाग हैं।
ठीक है? तो वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज का काम इतना ही था। तो सब बच्चों को क्या करना है तुमने, आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है? जो आज ये करवाए गए हैं, एक तो समास किसे कहते हैं, समस्त पद क्या है, इसके अलग-अलग ये भेद और इन भेदों की परिभाषा और इसकी पहचान अलग-अलग जैसे मैंने बताई है, उसी प्रकार से तुमने अच्छे से समझ के अपनी कॉपी में लिखने हैं और कोई भी मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।